दोस्तों, आज से हम एनसीईआरटी की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसे हम आज सबसे पहले कक्षा छठवीं की इतिहास की पुस्तक से शुरू करते हैं। अतीत में एक ऐसा भी युग था जब लोग लिखना नहीं जानते थे। उन लोगों के जीवन के विषय में हमें जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं से मिलती है, जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियारों तथा औजारों द्वारा मिलती है। प्राय इन वस्तुओं को पुरातत्व वेत्ता जमीन के अंदर से खोदकर प्राप्त करते थे। ये वस्तुएं ऐतिहासिक जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा है। वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, पूर्व पूर्व प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है। वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हैं, किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसी प्रकार जिस काल समय के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल समय को ऐतिहासिक काल कहते हैं। मानव ने जब लिखना शुरू किया था, तब उसे कागज का ज्ञान नहीं था। उसे ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखता था। कभी कभी लेख बड़ी बड़ी पत्थरों की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फलकों या टुकड़ों पर लिखे जाते थे, जिसमें ताड़पत्र ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते, भोजपत्र भुर्ज नामक पेड़ की छाल, ताम्रपत्र तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े, स्तंभ लेख पत्थर के खम्भों पर लिखे लेख पत्र, शिलालेख पत्थर की चट्टानों पर लिखे लेख। आधुनिक इतिहास के विषय हमें जानकारी तत्कालीन लेखों से प्राप्त होती है। इतिहास को जानने के स्रोत इस प्रकार हैं। फर्स्ट, पुरातात्विक स्रोत। यह अशोक के रोमनतई अभिलेख का अंश है, जो लुम्बिनी, नेपाल से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। अशोक के अभिलेख पत्थर पर उत्कीर्ण होने के कारण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं। आपको ये काले कलर में दिखाई दे रहे होंगे, ये रोमनदेई अशोक का अभिलेख है, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। आप नीचे देवनागरी लिपि में देख रहे होंगे। जो शब्द ऊपर कुछ ब्राह्मी लिपि में है, वो नीचे देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। जो शब्द ऊपर ब्राह्मी लिपि में, जैसे आ को इस टाइप से लिखा गया है, गा को इस टाइप से लिखा गया है। अभिलेखों से हम और क्या क्या जान सकते हैं? देखो, हमारे अभिलेखों से हम अभिलेखों से जैसे सिक्के एवं हमारी जो मुहरें प्राप्त होती हैं, उनसे हम सिक्कों से तत्कालीन शासक का क्या नाम था, उसकी समय सिक्के की बनावट, उस समय की कला, धातु की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को इस सिक्के पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है, जिसे हम कह सकते हैं यह एक अच्छे घुड़सवार थे। इस प्रकार सिक्के के इतिहास के लेखन में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब जैसे एक हड़प्पा कालीन मोहरें मेसोपोटामिया में मिली हैं। इससे ज्ञात होता है कि हड़प्पा वासियों का व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। धौलावीरा एक हड़प्पा सभ्यता का यह एक पुरा स्थल गुजरात में स्थित है। यहाँ पर से हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना, जल निकास प्रबंध आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सारनाथ स्तूप। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित इस स्तूप का निर्माण मौर्य शासक अशोक ने करवाया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। दूसरा आता है साहित्यिक स्रोत। ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों, चमड़े एवं लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेखों के साथ साथ कुछ हमें साहित्यिक ग्रंथों से भी हमें लोगों के रहन सहन, विचारों, खान पान इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे पुस्तक का नाम दिए हुए हैं नीचे, लेखक का नाम और काल विवरण। पहली पुस्तक आती है वेद, जो कि हमें आर्यों के संबंध में जानकारी देती है। दूसरी पुस्तक आती है रामायण एवं महाभारत,
रामायण को वाल्मीकि जी ने एवं महाभारत को श्री वेद व्यास जी ने लिखा है, जो कि हमें महाकालीन काव्य समाज के विषय में जानकारी देती हैं। तीसरे नंबर की पुस्तक आती है जैन एवं बौद्ध साहित्य, जो कि हमें छठी ईसा पूर्व की राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी देती हैं। ठीक है, इस प्रकार हमें ये बुक्स कुछ दी हुई हैं। और चौथे नंबर की पुस्तक आती है अर्थशास्त्र, जिसे कौटिल्य चाणक्य ने लिखा हुआ, जो कि हमें मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थितियों के बारे में जानकारी देती है। एक पुस्तक आती है राजत रंगणी, जिसे कल्लड़ जी ने लिखा हुआ है, और ये जो कि हमें कश्मीर के 11वीं 12वीं शताब्दी इतिहास के विषय में जानकारी देती है। अब कुछ विदेशी यात्री जो भारत आए थे, जिसमें उन्होंने कुछ बुक्स लिखी। एक पुस्तक का नाम है इंडिका, जिसे मेगस्थनी ने लिखा हुआ है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्यकालीन समाज की बारे में बताती है। दूसरी पुस्तक जो हमारे यहाँ यात्री आए थे दूसरे, उनका नाम था फायान, चीनी यात्री थे, जिन्होंने गुप्त काल संबंधित से बताया हुआ है। एक यात्री आए थे सुएन सांग ह्यूसांग, जो कि हर्षवर्धन शासन काल के विवरण के बारे में हमें जान। इस प्रकार पुरातत्विक एवं साहित्यिक दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी यात्रियों के विवरणों से भी हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राप्त स्रोतों की सहायता से इतिहासकार और पुरातत्वविद अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। इतिहासकार इन्हीं स्रोतों से अतीत की कृषि, पशुपालन, कामगार शिल्प, काम धंधे, व्यापार, नापतोल, लेन देन, कर आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। घर परिवार, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्योहार, मेले आदि के आधार पर हमें सामाजिक स्थिति का पता चलता है, तथा राजा, प्रजा, प्रशासन, सुरक्षा एवं सैन्य व्यवस्था के आधार पर हमें राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्रदान होती है। इसी प्रकार आचार विचार और कला, ज्ञान विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूजा पाठ एवं परंपराओं के आधार पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करते हैं। इतिहास से हमें मानव की संस्कृति, उनके धर्म और उनके सामाजिक व्यवस्था को जानने और समझने में सहायता करता है। इतिहास का अध्ययन अतीत से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता है। इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि हम उन बातों का अनुसरण करें जिनसे शांति का बढ़ावा मिल सके। अब आपको बताते हैं कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा पुरास्थल पहले का है, कौन सी बस्तियां पहले की हैं, कौन सी अभी नहीं बनी हैं। जैसे आपको एक चित्र में दिखाई दे रहा है, जब पुरातत्वविद किसी स्थान की खुदाई करते हैं, वे कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से बाद के हैं। आप ये चित्र देखें, जैसे इसमें जो चौथे नंबर पे जो स्थल है वो वो बना था पहले, उसके बाद फिर स्थल बना 3 नंबर, उसके बाद दूसरा नंबर, पहला वन। जो पहला नंबर का स्थल है वो सबसे बाद में हुआ है। इसके बारे में हम और जानकारियाँ पढ़ते हैं। किसी भी पुरास्थल में कई बस्तियों के अवशेष मिल सकते हैं। आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं और वहाँ घर टूटने पर दोबारा वहीं घर बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। इन कारणों से बस्ती की जमीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और सैकड़ों साल के बाद वहाँ एक बहुत ऊंचा टीला बन जाता है। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है और उसके बाद के स्तर के बाद के युगों के युग होते हैं। उसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं। इसी प्रकार हम इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए आपको पुस्तक के आप देख रहे होंगे, ये कक्षा छठवीं की पुस्तक है। इसमें बहुत छोटे से निम्न स्तर से बताया गया है कि जो कोई भी अगर शुरू करता है तो उसको हमें इतिहास की आसानी से समझ पैदा हो सके। और हम सभी तो बड़े हुए तो हमें बहुत जल्दी ये चीज़ आ जाएगी समझ में। अब देखो, इतिहास में कुछ तिथियां होती हैं, कुछ ईसा पूर्व में होती हैं, कुछ ईसवी में होती हैं। ईसा पूर्व का तात्पर्य है ईसा मसीह ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक थे, जन्म से पहले का समय। इसे अंग्रेजी में वीसी अर्थात
बिफोर क्राइस्ट लिखते हैं। इसी प्रकार ईस्वी को अंग्रेजी में एडी लिखा जाता है। एडी लैटिन भाषा के दो शब्द एनो डोमिनी से बना है। एडी का मतलब है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियों से हमें ईस्वी या एडी का प्रयोग करते हैं। अब हमने अपने इसमें कुछ शब्द प्रयोग करे, जैसे कुछ शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिसमें एक शब्द है अभिलेख। अभिलेख का तात्पर्य है पत्थर धातु जैसे कठोर स्तर पर उत्कीर्ण किए गए लेख होते हैं। एक शब्द प्रयोग हुआ था स्तूप। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। प्राय सभी स्तूपों के अंदर एक डिब्बे में महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख या उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई सामग्री, पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। एक शब्द आया था पुरा स्थल। वह स्थान जहाँ खुदाई से औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिलते हैं। प्राय पुरा स्थल जब जल स्रोतों से जैसे नदी, तालाब, झील आदि समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। और भी आपको जानकारी बताते हुए, महाभारत जो है हमारा ग्रंथ जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। दूसरी चीज़ बताते हैं आपको, लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। और एक जानकारी और देते हुए, एलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, अब इस सीरीज में हम यहीं पे इसको एंड करते हैं और आगे सीरीज नई जल्दी से लेके आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।